आपका म्यूट है आपका म्यूट। जी, तो मुझे लगता है वो शायद बीच में जो डिस्कोर्स चल रहा था उसे सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन पृष्ठभूमि आप तक पहुंच चुकी थी धर्म प्रकाश जी। आप पहले राउंड के अंदर नेहा को, गौतम जी को और शायद थोड़ा बहुत गढ़वी साहब को सुन पाए थे। मैं प्रश्न कोई नहीं करूंगा, लेकिन जो हालात है आपके सामने है कि किस ढंग से जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जो भारतीय छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, चीजें सब कुछ आपके सामने, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो टिप्पणियां हैं, आप दर्शकों के सामने रखें धर्म प्रकाश जी। जी वोरा साहब, मैंने जो बात नेहा जी की सुनी और गौतम लाहिड़ी साहब की सुनी, और जो आपने भी पृष्ठभूमि बांधी है, उसमें मैं लगता हूं कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों से उसको आयोजित किया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि जैसा सबने कहा कि महात्मा गांधी जब भारत वापस आए थे आज के 9 दिन जनवरी के दिन, उस बात को लेके ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब ये प्रवासी दिवस यहाँ मनाया जाने लगा तो उसमें वो दिन तो जरूर मतलब महात्मा गांधी जी की वापसी का था, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था वो कुछ और था। और वो उद्देश्य यही था, जैसे सबने कहा कि यहाँ से भारत से बहुत लोग पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी उद्योगों उन्होंने स्थापित भी किए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पदों पे वो कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में और जगह और उद्योगों में वो बहुत मतलब उन्नति उन्होंने की है। तो प्रवासी भारतीय दिवस का यही वो था कि जो लोग यहाँ से विदेशों में गए हैं, किस तरह से जो है हम उनकी जो है जो सेवाएं हैं वो ले सकें, ताकि जो भारत में हम उद्योग जो है उसको स्थापित कर सकें। जो उसके पीछे जो असली मुद्दा था वो यही था। और पिछले कई वर्षों से ये प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें यह भी एक सोचने की बात है कि क्या कितने लोग जो है प्रवासी दिवस में जो यहाँ आए हैं, विदेशी हमारे मेहमान हैं जो भारतीय यहाँ से गए हैं, उनमें कितने लोगों ने उद्योग यहाँ स्थापित किया है। और अगर हम जो प्रवासी दिवस है उसमें मेरे ख्याल में इसको मुद्दे को लेके अगर काम करते तो शायद कुछ हमें सफलता मिलती। लेकिन उसमें मुझे, जैसे नेहा जी की मैंने बात सुनी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा जो है उसमें कारक है कि जो भी भारत में आना चाहेगा वो पहले देखना चाहेगा कि यहाँ पे जो वो पैसा लगाता है उसको पैसे का क्या उसको रिटर्न मिलता है। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर उद्योग लगाना है तो यहाँ पे चाहे हमारी जो पिछले अब मोदी जी की सरकार है वो कह तो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ी हमें जो है बदलाव आया है, लेकिन क्या वो बदलाव अभी आया है नहीं आया है, मतलब ये भी एक मतलब सोचने की बात है कि क्यों आज जो बाहर में जो बाहर से बाहर लोग गए हैं वो क्यों यहाँ पे उद्योग नहीं लगाना चाहते या क्यों यहाँ पे नहीं आना चाहते। ये ठीक है कि भारत को जो यहाँ से विदेशों में एक जो यहाँ मार्केट करने का काम है वो मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पे प्रवासी भारतीय वो किसी हद तक कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो अगर आप देखें तो ये प्रवासी दिवस है ये एक राजनीतिक एजेंडा हो गया है। और जैसा सबने कहा कि अब किसी एक मतलब पार्टी विशेष की जो विचारधारा है उसको बाहर में मार्केट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है कि अभी जो मोदी जी ने 2014 के बाद वो हर जगह यही कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, और उससे पहले तो शायद लोग हिमाचल में मतलब भारत में जो है वो कुछ भी नहीं करते थे, सब कुछ मोदी जी ने के आने के बाद हुआ। तो उसी बात को वो मार्केट करना चाहते हैं इस जो प्रवासी हमारे हैं, जो प्रवासी दिवस में जो लोग हैं उनके माध्यम से। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये प्रवासी दिवस आप मना रहे हैं तो पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ के अगर जो इसका रियल उद्देश्य है उस पर जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो प्रवासी दिवस का जो है मेरे ख्याल में कोई ज्यादा फायदा भारत को नहीं होने वाला, हमारे देश को नहीं होने वाला। और ये सिर्फ एक जैसे हम कोई सर्दियों की छुट्टी में जो है कहीं चले जाते हैं, मेरे ख्याल में इसका उद्देश्य वो ज्यादा रह रहा है अभी। और ऐसा नहीं कहता कि वो फ्री लीव है, वो पैसा खर्च के आ रहे हैं, मतलब जो प्रवासी हमारे हैं वो लाखों डॉलर खर्च करके आ रहे हैं यहाँ पे, अपने पैसे पे खर्च करके आ रहे हैं। लेकिन जो उसका उद्देश्य है उसकी जो है जब तक हम पूरी तरह से उसकी कोई रूपरेखा नहीं बांधेंगे कि हम जो प्रवासी जो यहाँ पे आ रहे हैं दिवस मना रहे हैं उनसे हम क्या निकालना चाहते हैं, उनसे भारत में जो क्या मदद हो सकती है,
इस बातों पे जब तक हम जो है बिल्कुल क्लियर कुछ हम एजेंडा नहीं बना पाएंगे, तब मेरे ख्याल में जो प्रवासी दिवस है वो एक मतलब उसका असली फायदा नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो मानना यह है कि जो प्रवासी बाहर यहाँ दिवस मना रहे हैं, जो हमारे जो ब्रेन ड्रेन रोकने का जो एक बात भी थी, और इसी संदर्भ में जब मैंने पहले कहा कि आपने कहा क्रेडिट नहीं दे, क्रेडिट क्यों देंगे वो? क्योंकि जब आपने इस सारे आयोजन का जो है एजेंडा पॉलिटिकल बना दिया है, तो वहां तो आपकी मतलब भारत में जो 1947 से क्या हुआ इसकी बात को क्यों करेंगे, है ना? उन्होंने कैसा शिक्षा प्राप्त की या कुछ किया, उस बात में तो चर्चा नहीं है। कोई ये थोड़ी भी कह रहा है कि आप जी यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं, आपने जो शिक्षा वहां ग्रहण की है, तो उसका जो है आप कुछ मतलब जो अपना एल्मा मैटर है उसके लिए कुछ आप करें। जब तक आप इस बात को मेरे ख्याल में पूरी तरह से एक चिन्हित नहीं करते, तब तक जो हमारे प्रवासी जो इतने ऊंचे पदों पे है, इतनी ऊंची जगहों पे पहुंचे हैं, उनका लाभ हम हमारे देश को नहीं मिल सकेगा। मेरा इसमें यही कहना है। बस छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मुझे तो खुशी तब होती कि एक सुंदर पिचाई जैसा जो माइंड भारत में आके एक इंडियन गूगल स्टार्ट करता, या सत्या नडेला भारत में आके इंडियन माइक्रोसॉफ्ट बनाता, तो मुझे बहुत खुशी जी। होती उससे। क्योंकि आज मुझे दुख सिर्फ एक बात का होता है, जिसको दादा भी एक्सेप्ट करेंगे और नेहा भी एक्सेप्ट करेंगी, कि अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर किसी दुकान की शेल्फ पर इंडिया का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। बांग्लादेश के कम से कम आपको वहां पे रेडीमेड गारमेंट्स तो मिल जाते हैं, एवरी सेकंड गारमेंट इज मेड इन बांग्लादेश। लेकिन मैं किसी भी स्टोर में चला जाता हूं, दुनिया के किसी शहर में जाता हूं, एक भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक लेबर प्रोवाइडिंग कंट्री बन गए हर जगह पे, कि हम एक पढ़ी लिखी लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मोदी जी ने आज बात कही कि इंडिया विल बी द बिगेस्ट स्किल प्रोवाइडिंग नेशन, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मतलब अनफॉर्चुनेट है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से हमारे भाई बहन बाकी जो अल समृद्ध राज्यों में आते हैं और वहां आके बेचारे नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि उन राज्यों में उतने अवसर नहीं मिलते हैं, तो यहाँ आके अपने स्किल सेट का, चाहे वो कारपेंटर हैं, प्लम्बर है, अखबार बेचते हैं, जो भी बेचारे करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। तो क्या भारत एक एक मूलतः देखा जाए, क्या सिर्फ एक ऐसा देश बनकर रह गया कि ये एक लेबर प्रोवाइडर कंट्री रह गया बाहर जाके? हालांकि कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ जो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया को, स्किल प्रोवाइडिंग नेशन, तो क्या हम लेबर प्रोवाइड करने जा रहे हैं? तो क्या भारत दुनिया के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है? ये धर्म प्रकाश की छोटी सी टिप्पणी, आप कुछ कहना चाहें इसके ऊपर? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल इस पे आपकी बात से सहमत हूँ कि अब नेहा मेरी बात से सहमत होगी। मेरे भी कुछ लोग हैं जो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज गुड्स हैं वो मतलब बाजार वहाँ भरा पड़ा है चाइनीज गुड्स से, और जिस तरह की भी आप चाहते हैं वो उस तरह की चीज मिलती है। आप चाइना को ब्लेम तो करते हैं कि हमारे भारत में भी वही बात है। अब वो हर चीज बना रहे हैं, मतलब मोमबत्ती से लेके पतंग से लेके हर चीज तक बना रहे हैं। तो भारत में जो है इस तरह का अगर हम कोई एक मतलब जो स्पेशलाइजेशन है या कुछ इस तरह के क्षेत्र है उनको नहीं बना पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, तो यहाँ कौन आने के लिए तैयार होगा? एक तो ईज ऑफ डूइंग सबसे बड़ा मतलब बात है कि यहाँ पे जो काम करना है वो बहुत मुश्किल है अभी भी, मतलब जितनी मर्जी आप बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो विदेशी है वो यहाँ आके बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जो यहाँ से ही हमारे लोग हैं, किस तरह से उद्योग लगाएंगे। और दूसरा, हमने जो अपना एक मतलब कोई एरिया डिफाइन है वो नहीं कर पाए हम ना। जो एरिया जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे किस एरिया में हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं, उसमें R&D है। R&D बहुत बड़ा एक इशू है। जब R&D हम जिस पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, भारत की सरकार जो है 1% से भी कम लगा रहे हैं, और बहुत से देश ऐसे हैं जो 5% अपना GDP का R&D पे लगा रहे हैं। तो अगर हम R&D डेवलप नहीं करेंगे और कुछ इस तरह की जो क्षेत्र है, जो किस तरह के जोन नहीं बना पाएंगे जहां पे हम कुछ जो जैसे अब बात करते हैं कि हम जी एनवायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे बहुत कुछ लगा सकते हैं। कई प्रदेशों का ऐसा एनवायरमेंट अच्छा है जहाँ पे जैसे कंप्यूटर है या टेक्नोलॉजी है उसका उद्योग लग सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। वो सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हम आप आओ और वहां पे लगाओ, क्योंकि उनके लिए तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसकी एक बुनियाद बनानी पड़ेगी, तब लोग आएंगे। तो उसके लिए पहले भारत सरकार को भी काम करना पड़ेगा और एक एजेंडे के तहत काम करना पड़ेगा, और तब जो हमारे प्रवासी जो लोग हैं उनकी मदद से हम यहाँ उद्योग भी लगा पाएंगे और उसको भारत को भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। तो ये दोनों बातें जब तक नहीं करेंगे, हम तालमेल नहीं बिठाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो एक थोड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल साफ और सटीक बात कही। और दर्शक मित्रों,
ये थी आज की हमारी चर्चा। मकसद ये था कि जो भारतीय बाहर जा रहे हैं देश छोड़कर, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर अवसर नहीं है। बहुत सारे और भी ऐसे कारण हैं, लेकिन जिस ढंग से एक राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलनों को, वो दुखद है, जबकि इसको न्यूट्रल रहना चाहिए था। यहाँ पर कभी किसी दूसरे को आमंत्रित नहीं किया जाता है, विरोधी पक्ष वालों को आमंत्रित नहीं किया जाता है, उनसे सहयोग करने को नहीं कहा जाता है। तो एक किस्म से ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्सनल एजेंडा ये प्रोग्राम्स जो है बनकर रह गए हैं। एक उनकी जो छवि है उसको और निखारने का, मोदी जी का, उसको प्रयास किया जाता है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया जाए। ये और बात है कि G20 के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुंबई जहां पर 1.5 करोड़ झोपड़पट्टी है, 2.5 करोड़ लोगों में, उसको ढकने का प्रयास किया जाता है। बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, हरे रंग के कपड़े लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग आके भारत की गरीबी, गुर्बत और बदहाली ना देख लें। तो छवि ऐसे नहीं बनती। आखिरकार तस्वीरें अब सब जगह पहुंच जाती हैं, लेकिन दुखद है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो इंदौर में हुआ, जहां पे इस किस्म का कोई बंदोबस्त ही नहीं किए गए थे और भारी निराशा का भी सामना करना पड़ा। तो ये भारत की जो तस्वीर पेश कर रहा है बाहर जाके, वो कोई सुखद तस्वीर बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। धर्मप्रकाश जी, नेहा जी और दादा गौतम लारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सार्थक बनाया। विषय थोड़ा सा ऑफ बीट था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने और आप सब ने मिलकर जो अपने तथ्य सामने रखे हैं, वो काफी ही महत्वपूर्ण थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।